आज हम एक बहुत पुरानी और आम कहावत की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एक ऐसी लाइन जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी है, शायद बोली भी है, घर फूटे जवार लूटे। बिल्कुल। सुनने में तो सीधी सादी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फूट हमेशा बर्बादी ही लाती है या फिर तरक्की के लिए टकराव और असहमति भी जरूरी है? सही सवाल है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी सवाल के मतलब दोनों पहलुओं को खंगालती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहावत आज के दौर में कितनी खरी उतरती है। बिल्कुल। और ये कहावत देखिए, ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसका सीधा मतलब तो यही है कि जब परिवार में फूट पड़ती है तो जवार यानी जो सबसे कमजोर हैं, जो आश्रित हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सही। लेकिन इसका असली मतलब समाज और देश के स्तर पर है। जब एक समाज या देश अंदरूनी झगड़ों में उलझ जाता है तो बाहरी ताकतों को उसे लूटने का, उसका फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। महात्मा गांधी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, है ना? हाँ, उन्होंने यही बात कही थी कि जो घर अपने ही खिलाफ बढ़ जाए वो खड़ा नहीं रह सकता। ये कहावत इतनी पुरानी लगती है। हमारे इतिहास में क्या कोई ऐसा बड़ा मतलब एक निर्णायक मोड़ है जहां हम कह सकते हैं कि बस इसी एक फूट की वजह से सब कुछ बदल गया? इसका सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अच्छा। जब अंग्रेज भारत आए तो ये कोई बहुत बड़ी सैन्य शक्ति नहीं थे। भारत तब छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। हाँ, और ये सब आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। एक दूसरे के खिलाफ। हाँ, किसी को पड़ोसी राजा को नीचा दिखाना था, किसी को अपना इलाका बढ़ाना था। अंग्रेजों ने इसी घर की फूट को पहचाना। उन्होंने इस कमजोरी को पकड़ लिया। बिल्कुल। उन्होंने एक राजा का साथ दिया, दूसरे को हराया, फिर उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। उन्होंने हमारी आपसी दुश्मनी को अपनी सीढ़ी बना लिया। मतलब डिवाइड एंड रूल वाली नीति वो यहीं से शुरू हुई। बिल्कुल। वो हमारी फूट का फायदा उठाकर हम पर ही राज कर गए। और ज्वार कौन लूटा? आम जनता। आम भारतीय जनता, जिसे 200 साल की गुलामी, शोषण और गरीबी झेलनी पड़ी। ये इतिहास का सबसे कड़वा सबक है कि जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं तो लुटेरा बाहर से ही आता है। ये तो हुई इतिहास की बात जो मतलब बहुत स्पष्ट है, लेकिन क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं? आज के भारत में क्या हमें ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं? दुर्भाग्य से हाँ। हमारे पास जो विश्लेषण है वो कई आधुनिक उदाहरणों की ओर इशारा करता है। जैसे कि कश्मीर का मुद्दा ही ले लीजिए। ये दशकों से एक जटिल संघर्ष रहा है जिसमें अलगाववादी, आतंकवादी गुट और सरकार कई पक्ष शामिल हैं। ये भारत की एक अंदरूनी चुनौती है। लेकिन इस घर की फूट का फायदा किसने उठाया? सीमा पार से पाकिस्तान ने। अच्छा। उसने इस अस्थिरता का इस्तेमाल आतंकवाद को भारत में धकेलने के लिए एक हथियार की तरह किया। जब घर के अंदर शांति नहीं होती तो पड़ोसी दीवार फांदने की कोशिश करता ही है। कश्मीर की बात तो समझ आती है क्योंकि उसमें सीमा पार का एंगल साफ है, लेकिन नक्सलवाद तो पूरी तरह से एक अंदरूनी मामला लगता है। इस पर जवार लूटे वाली बात कैसे लागू होती है? क्या इसमें भी कोई बाहरी ताकत फायदा उठाती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नक्सलवाद की जड़ें भारत की अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में हैं। गरीबी, विकास में असमानता, आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दे। ये एक गहरी आंतरिक समस्या है। बिल्कुल। लेकिन जवार यहाँ कई तरीकों से लुटता है। पहला, इस संघर्ष की वजह से देश का भारी संसाधन, पैसा, सुरक्षा बल इसी में लग जाता है। ये पैसा शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता था, है ना? सही बात है, अवसर की हानि होती है। और दूसरा, जब किसी इलाके में अस्थिरता होती है तो वहां बाहरी तत्व, चाहे वो हथियारों के तस्कर हों या अवैध खनन करने वाले माफिया, आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं। अच्छा। वे उस अराजकता का फायदा उठाकर उस इलाके के संसाधनों को लूटते हैं। तो यहाँ बाहरी लुटेरा कोई दूसरा देश नहीं, बल्कि संगठित अपराध और लालची कॉरपोरेट हित भी हो सकते हैं। और हमारे स्रोतों में उत्तर पूर्वी राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी का भी जिक्र है। हाँ, और ये भी इसी पैटर्न पर फिट बैठता है। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जब अंदरूनी हालात ठीक नहीं होते तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के लिए वहां अवैध अफीम की खेती करवाना और उसी सीमाओं के पार भेजना आसान हो जाता है। बिल्कुल। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। असल में देश की सीमाएं उतनी मजबूत होती हैं जितने उसके अंदर के हालात स्थिर होते हैं। तो ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, मतलब ये एक तरह का ग्लोबल पैटर्न है। बिल्कुल। सीरिया का उदाहरण देखिए। 2011 में जो गृह युद्ध शुरू हुआ उसकी जड़ें सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में थी। लेकिन सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच की जो गहरी सांप्रदायिक खाई थी उसने इस आग में घी का काम किया। ये एक देश का अंदरूनी मसला था।
और नतीजा क्या हुआ? नतीजा, ईरान, रूस, सऊदी अरब, अमेरिका सब अपनी अपनी तरफ से इस लड़ाई में कूद पड़े। ISIS जैसा आतंकवादी संगठन पैदा हो गया। एक देश के घर की फूट ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया और दुनिया भर के लिए एक सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया। सही कहा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पारिस्थितिकीय या कहें कि पर्यावरणीय एंगल भी दिया गया है। ये थोड़ा अप्रत्याशित है। हाँ, और ये दिखाता है कि लूट कितने अलग अलग तरीकों से हो सकती है। जब विकासशील देश, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान, या भारत और चीन सीमा विवाद या दूसरे मुद्दों पर आपस में लड़ते रहते हैं, अपनी ऊर्जा और संसाधन एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं, हाँ, तो इसका फायदा विकसित देश उठाते हैं। वो कैसे? देखिए, क्लाइमेट चेंज की बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विकसित देश जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, वो विकासशील देशों पर पर्यावरण के सख्त नियम लागू करने का दबाव डालते हैं। वे कहते हैं कि आप अपना विकास रोकिए, कोयला इस्तेमाल मत कीजिए। चूंकि विकासशील देश आपस में ही बटे हुए हैं, वे मिलकर इन अमीर देशों के सामने एक मजबूत पक्ष नहीं रख पाते। तो मतलब जब दो छोटे भाई कमरे के लिए लड़ रहे हों, तो बाहर बैठा बड़ा भाई आकर उनका टीवी भी ले जाता है और नियम भी अपने हिसाब से बना देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भी घर फूटे जवार लूटे का एक बहुत चालाक और आधुनिक रूप है, जहां लूट संसाधनों की नहीं बल्कि विकास के अवसरों और अपनी बात रखने के हक की होती है। ये तो हुई बड़े स्तर की देशों की बात, लेकिन ये फूट समाज और अर्थव्यवस्था पर जमीनी स्तर पर यानी हमारे आपके जीवन पर कैसे असर डालती है? इसका असर बहुत बहुत गहरा और सीधा होता है। सामाजिक स्तर पर देखिए, जब सरकारी न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ती है या लोगों का उस पर से भरोसा उठता है, तो क्या होता है? लोग कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं। हाँ, या फिर खाप पंचायतों जैसी समानांतर न्याय व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं। हाँ। ये अक्सर जाति या परंपरा के नाम पर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, खासकर महिलाओं और युवाओं की आजादी का। और ये सिर्फ गांवों की बात नहीं है, शहरों में हाउसिंग सोसाइटी की अपनी मॉरल पुलिसिंग भी तो इसी मानसिकता का एक रूप है। बिल्कुल। जहां कुछ लोग मिलकर तय करने लगते हैं कि कौन रहेगा, कौन नहीं, या किसे क्या पहनना चाहिए। बिल्कुल सही। ये उसी घर की फूट का नतीजा है जहां समाज का एक हिस्सा खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है। और आर्थिक स्तर पर? आर्थिक स्तर पर इसके परिणाम और भी गंभीर हैं। जब व्यवस्था में भरोसे की कमी होती है तो कर चोरी जैसी चीजें बढ़ती हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कैसे व्यवसायों ने महाराष्ट्र और गुजरात के बीच टैक्स रेट के मामूली अंतर का फायदा उठाकर हजारों करोड़ों की चोरी की। हजारों करोड़? जी। बाप रे। या आंध्र प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ जो विकास के लिए बनाए गए थे, उनका इस्तेमाल टैक्स चोरी के घोटाले के लिए किया गया। लेकिन एक मिनट, क्या कर चोरी जैसी समस्या को घर फूटने से जोड़ना सही है? ये तो व्यवस्था की कमी या लोगों के लालच का नतीजा भी हो सकता है। क्या हर आंतरिक समस्या को फूट कहना ठीक है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। हर समस्या फूट नहीं है, लेकिन जब समाज में यह भावना घर कर जाए कि नियम तोड़ने में ही फायदा है और सब ऐसा ही कर रहे हैं, तो ये एक तरह का सामाजिक बिखराव ही है। यह उस सामूहिक भरोसे का टूटना है जिस पर कोई भी देश चलता है। जब हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखने लगे तो देश का खजाना यानी जवार तो लुटता ही है। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ तबाही, बर्बादी और लूट की ही बात की है, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल उल्टा मोड़ आता है। हमारे स्रोत कहते हैं कि इसी संघर्ष या फूट के कुछ सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। ये बात तो हजम करना मुश्किल है, समझाइए। हाँ, और यहीं पर यह पूरी चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हमें फूट और मतभेद में फर्क करना होगा। अच्छा। विनाशकारी फूट जो नफरत पर आधारित हो वो हमेशा नुकसान करती है, लेकिन रचनात्मक मतभेद यानी विचारों का टकराव अक्सर प्रगति का इंजन बनता है। विचारों का टकराव? हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इनोवेशन। सिलिकॉन वैली को देखिए, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। वो कैसे बनी? कैसे? वहां के इंजीनियरों और उद्यमियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से हर कोई दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट बनाना चाहता था। इसी होड़ ने उन्हें दुनिया बदलने वाले आविष्कार करने पर मजबूर कर दिया। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जिस संघर्ष ने एक देश को तोड़ा, उसी तरह के संघर्ष ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बना दी। बिल्कुल। सिलिकॉन वैली की कहानी घर फूटने की नहीं बल्कि घर में बहस होने की है। बहस से तरक्की होती है, फूट से तबाही। और भी फायदे हैं इसके? हैं? जब किसी कंपनी या संगठन में आंतरिक टकराव होता है तो उन्हें अपनी कमियों को दूर करने और ज्यादा कुशल मतलब एफिशिएंट बनने का मौका मिलता है।
वे मजबूत और ज्यादा लचीले, रेजिलिएंट बनते हैं। क्या इसका कोई देश के स्तर पर उदाहरण है? दक्षिण अफ्रीका एक बेहतरीन उदाहरण है। रंगभेद के दौर में वहां समाज बुरी तरह बटा हुआ था, एक भयानक आंतरिक संघर्ष था। लेकिन जब वो दौर खत्म हुआ तो उसी संघर्ष के अनुभव ने उन्हें एक नया समावेशी देश बनाने के लिए मजबूर किया। उनकी अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार हुए और आज वो अफ्रीका की एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। और अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन? हाँ, वो भी सोचिए। वो एक बहुत बड़ा और हिंसक आंतरिक संघर्ष था, लेकिन उसी संघर्ष के कारण वहां काले लोगों को बराबरी का अधिकार मिला और समाज में सकारात्मक बदलाव आए हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ ब्रिटिश राज, सीरिया की तबाही है, दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली का इनोवेशन और नागरिक अधिकारों की लड़ाई है। ये तो एक दुविधा जैसी स्थिति है। ये दुविधा नहीं, बल्कि एक चेतावनी और एक अवसर है। घर फूटे जवार लूटे एक शाश्वत चेतावनी है कि अगर हमने अपने मतभेदों को नफरत और हिंसा में बदलने दिया तो बर्बादी तय है। लेकिन अगर हम उन मतभेदों को एक स्वस्थ बहस और संवाद का जरिया बनाएं, तो वही मतभेद हमें बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि हमारे बीच संघर्ष है या नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा रहेगा। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि हम उस संघर्ष का प्रबंधन कैसे करते हैं। क्या हम संवाद, समझ और सहानुभूति का रास्ता चुनते हैं या विभाजन और विनाश का? इस पूरी चर्चा से एक बहुत गहरा सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जिसे मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि संघर्ष से इनोवेशन और सामाजिक बदलाव आ सकता है। अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन उस संघर्ष में भी जाने गई, हिंसा हुई, लोगों ने बहुत कुछ सहा। सही बात है। तो सवाल ये है कि घर फूटने की मानवीय कीमत, यानी विभाजन, विस्थापन और पीड़ा, उस नवाचार के लिए चुकाई जाने वाली क्या बहुत बड़ी कीमत नहीं है? वो कौन सा बिंदु है जहां हमें कहना चाहिए कि इस तरक्की की कीमत बहुत ज्यादा है?